आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। दोस्तों, ये वही आवाज़ है जिसको हम हंसी और खुशी के मौके पर गुनगुनाते हैं। कि जान चली जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। इनके गाए हुए प्यार भरे गीत हो या मस्ती से भरे गाने हो, हम झूम जाते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गमज़दा मौक़ों के लिए गमगीन नगमों से हम अपने दिल को बहलाते हैं। चाहा क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। वो एक ऐसा गायक जिसकी आवाज़ अफसानवी थी। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। वो एक ऐसा सिंगर जिनके अंदाज से बनी कई किरदारों की आवाज़। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। वो एक ऐसे बेताज बादशाह थे जो आज भी नए गायकों के आइडल भी हैं। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। वो है सुरों के शहंशाह, जो हिंदुस्तानियों के दिलों की धड़कन, शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब मरहूम। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। आलमी मौसीकी में मोहम्मद रफ़ी कुदरत के एक नायाब करिश्मे का नाम है। रफ़ी साहब को गुजरे हुए आज 44 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इस तवील मुद्दत के बाद भी उनके मीठे और सुरीले नगमों का शबाब अपने उरूज पर कायम व दायम है। वो जब याद आए, बहुत याद आए। तो नाजरीन, सबसे पहले इस स्पेशल एपिसोड के गेस्ट बने हैं कानपुर के बहुत ही मशहूर गुलकार मोहम्मद शोएब अंसारी से बने हैं शोएब आलम, जिन्होंने कानपुर के बाद मैंगलोर, फिर मैसूर, फिर उसके बाद मुंबई में अपने शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। 10 साल कबल हैदराबाद में अपनी आवाज़ का जादू बिखेर रहे हैं। मेरी मुराद है शोएब आलम साहब से। शोएब आलम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है
हमारे इस प्रोग्राम में, और खुसूसी खराज के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है रफ़ी साहब की, तो जिसके लिए हमने आपको याद किया। आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर हमको मदऊ किया, और सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। शोएब अंसारी से आप शोएब आलम कैसे बने, उस बारे में हमें ज़रूर बताएं। हाँ, एक्चुअली मेरा नाम मोहम्मद शोएब अंसारी रखा गया, जो भी पेपर में भी है। तो एक बहुत पहले जब मेरी शुरुआत थी तो हम कानपुर के हैं, छोटे शहर था, तो वहाँ पर एक शो हुआ था। उससे पहले एक आलम साहब थे, रफ़ी साहब के, बहुत ही उनका फेमस थे कानपुर में। फिर वो बॉम्बे चले गए, तो एक जगह खाली हो गई छोटे शहर में। एक शाम रफ़ी साहब की, यही 31 जुलाई आ रही है, उसमें ही रखते थे। तो उसमें उस ज़माने में बड़ा क्रेज़ था, पास टिकट ये सब चलता था, टिकट लगता। वहाँ पर ये हुआ कि वो तो चले गए, तो आलम साहब फेमस है, तो इनके नाम के साथ भी आलम लगाएंगे तो एक फ़ायदा मिलेगा। मैं छोटा ही था, शुरुआत हो रही थी हमारी, तो लेकिन इतने बड़े बैनर में एक शाम रफ़ी साहब के नाम पे चल रहा था, तो वहाँ से ये उन्होंने शोएब आलम का मुझे लक़ब दिया। अच्छा। तब से ऑर्केस्ट्रा लाइन, म्यूज़िक लाइन में सब शोएब आलम के ही नाम से मुझे जानते हैं। चलिए, अच्छी बात है जी। बहरहाल, इस तरह आप मोहम्मद शोएब अंसारी से शोएब आलम बने। जी। मतलब ये सारा क्रेडिट जाता है रफ़ी साहब को, रफ़ी साहब, क्योंकि देखिए आप रफ़ी साहब के गीत बड़े उम्दगी से गाते हैं, बड़े अच्छे स्टाइल से गाते हैं, क्योंकि आप पिछले 10 साल से हैदराबाद में धूम मचा रहे हैं, है ना। स्पेशली बहरहाल रफ़ी साहब की तरफ से ही आपको ये नाम मिला है। तो हमें ये बताइए कि आपने जो करियर की शुरुआत की रफ़ी साहब के गीतों को गुनगुनाते हुए, तो वो किस तरह आपको ये शौक़ हुआ, उस बारे में बताएं। हाँ, एक्चुअली ये तो गॉड गिफ्ट है, अल्लाह की देन है, और मेरे कोई भी, मैंने किसी से सीखा नहीं। काफ़ी लोग जब नहीं मानते कि आप, ऐसा हो नहीं सकता कि सीखे नहीं है, लेकिन ये मैं आपको अभी ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं किसी से नहीं सीखा जी। मेरे उस्ताद मोहम्मद रफ़ी साहब, बस उनको ही सुन सुन के, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने साल हो गए मेरी उम्र, तो मैंने सिर्फ यही और कुछ दूसरा काम भी नहीं किया जी। रफ़ी साहब को सुन सुन के आज हमारे बच्चे बड़े हो गए और चल रही ज़िंदगी जो भी है। इंस्पायर थे रफ़ी साहब, छोटे थे, रेडियो में सुनते रहते थे, घर में रेडियो, उस ज़माने में रेडियो रहता था, तो उससे सुनते रहते थे। फिर करीब हाई स्कूल 10th में थे, तो मुझे याद है कि इतना शौक़ था कि जब इंटरवल होता था, लंच ब्रेक होता था, तो एक लड़का दोस्त था उसका, तो ये टेबल पे ऐसे बजा के उस टाइम गाते थे। अच्छा। गाने, ऐसा वो क्रेज़ था। फिर क्रेज़ चलते चलते जब ग्रेजुएट में आए, तब तक ऑर्केस्ट्रा वगैरह होती थी तो चले जाते थे सुनने के लिए, तो बड़ा शौक़ था रफ़ी साहब के, लेकिन सुनते रहते थे। पसंद मुझे वही आते थे गाने, मुकेश जी के भी होते थे रेडियो में, किशोर दा के भी सुनते थे, और भी बहुत सारे थे उस ज़माने में, तो हेमंत कुमार, तलत महमूद साहब और मन्ना डे साहब। लेकिन जो रूह को मेरे छूता था, दिल को, गाने में वही उनके ही गुनगुनाता था शुरू से। हाँ, शुरू से गुनगुनाता था। तो मुझे एहसास ये नहीं था, बस सुनने जाते थे, सोचते थे कि शायद कभी हम भी ये स्टेज पर कभी तो सपना टाइप का था उस ज़माने में। तो आज की तरह तो आसान नहीं, बहुत आसान हो गया है। उस ज़माने में तो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में या फिल्मों में गाना सपने जैसी बात थी, छोटे से शहर में, छोटा ही शहर था। तो जब मैं ग्रेजुएट में था, तो उसमें उस वक्त पीरियड बीच बीच में गैप होते थे। जी। तो हमारे साथ एक फ्री पीरियड, हाँ, फ्री पीरियड में
तो कानपुर में डीएवी कॉलेज, बड़ा जी। कॉलेज था उस जमाने में। तो एक लड़का गिटार बजाता था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो उससे, लेकिन मेरी दोस्ती कुदरती से हो गई। अच्छा। हाँ, हम गुनगुनाते रहते थे, साइकिल चला रहे, साइकिल से जाते थे स्कूल तो गुनगुनाते हुए जा रहे, रफ़ी साहब के ये जिंदगी के ये सब चल रहे थे गाने, तू गंगा की मौज मैं जमुना मैं जो बावरा, ये सब उस वक्त बिल्कुल भरा हुआ था। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। जब गुनगुनाते तो उसने, वो दोस्त ने बताया, यार तुम इतना अच्छा गाते हो, कहीं ट्राई क्यों नहीं करते? तो हमने कहा कहाँ जाऊँ, कोई तो रास्ता नहीं, क्योंकि जो वालिद साहब नहीं पसंद करते थे, बहुत मतलब बिल्कुल खिलाफ थे म्यूजिक के। बाकी भाई लोग और ये लोग तो सबका रहता है। यहाँ तक कि ऐसा भी दौर आया जब बाद में मैं इस लाइन में थोड़ा ज़्यादा जाने लगा, तो मेरे वालिद अब नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने मम्मी को बोला था कि ये आएगा तो दरवाज़ा बंद करो, खोलो मत इसको। कितना उनको था, काफी स्ट्रिक्ट। हाँ, लेकिन ऐसी दीवानगी थी रफ़ी साहब की कि कुछ भी नहीं, आज उसी के सहारे हम यहाँ हैं। रफ़ी बेशक, साहब सही सहारे, ये उनकी देन है, हमको अल्लाह की देन है। रफ़ी साहब की जो आवाज़ मेरे दिल में ऐसे उतरी थी कि अभी भी सब लोग बोल रहे हैं भाई अब कब तक गाओगे। लेकिन ये है कि है, चल रहा है। अच्छा शोएब आलम साहब, अगर आपको याद आता हो तो वो पहला परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने कॉलेज के पीरियड में शुरुआत की थी गुनगुनाने जी, की, या फिर रफ़ी साहब के गीत हाँ। आप गुनगुनाते थे, जी। तो सबसे पहले आपने कौन सा गीत गाया होगा? वो जो बताया, जो गिटार, गिटारिस्ट, हाँ। वो एक्चुअली सिखाते थे। अच्छा, ओके। गिटार कोचिंग चलता था, ग्रेजुएट था, लड़का ही था हाँ, हमारे, हाँ। हमजोली था। तो उसने ही बताया कि एक कंपटीशन हम लोग अपने स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, तो तुम आना वहाँ पर, अच्छा। तो आपको जो है तो मौका लगेगा तो एक आध गाने। हमने उससे पहले कभी ना तबले में गाया, ना कीबोर्ड में, ना पियानो में, जो ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो और क्या सिस्टम है, क्योंकि कुछ घर पता का नहीं। माहौल नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर वालिद या भाई या कोई गुरु होता, संगीत के लाइन के होते, तो कुछ है ही नहीं। सही बात। मेरे वालिद पंच वक्ता नमाजी, बेशक। दाढ़ी, सफेद कपड़े पहनते थे। सही बात। जिंदगी में कभी उन्होंने कलर कपड़ा ही नहीं पहना, तो वो गाना है सही बात, सबके सही अपनी बात। उनकी बिल्कुल, अपना बिल्कुल। था, नहीं पसंद था। लेकिन उनके घर में हम ऐसे पैदा हो गए कि अच्छा। गाना सब कुछ। तो ऐसा करके उसने बोला आना, तो मैं वहाँ गया जाके, तो तब ये चल रहा था। फर्स्ट टाइम बिना प्रैक्टिस के, नहीं तो अरेंजमेंट प्रैक्टिस होती है, सब होता है। तो मैंने गाया था, दोनों ने किया था, मेरी महुआ। अच्छा। हाँ, वो चल रहा था उस वक्त, शायद बहुत काफी रेडियो में फेमस आता था। हाँ। तो आया था, तो शायद कुछ गड़बड़ हुआ होगा, हमें तो नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़ी बहुत ताली यहाँ बजी थी। नहीं नहीं, एक काम ये करेंगे शोएब साहब जी, अभी पता चल जाएगा कि आपने गड़बड़ किया या नहीं। जी। थोड़ा गुनगुना दें हमारे जी। नाज़रीन के लिए। दोनों ने किया इजहार, मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। यहाँ से आगाज हुआ आपके जी, सफर ये आगाज हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से एक दो पहचान हुई, तो फिर कि एक तबले वाले थे, ये थे, तो उनके घर जाके थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर एक शाम रफ़ी के नाम, जहाँ से मेरा नाम मुझे जी। दिया गया, शोएब अच्छा। आलम, तो वहाँ पर वो ऑर्केस्ट्रा थी एक, उनका ग्रुप था, तो वहाँ फिर मुझे अच्छे से ठीक से प्रैक्टिस, जो और ज़माने में रिहर्सल होती थी सही पूरा, सही, हाँ बिल्कुल। सब आजकल तो सब अपना अपना प्रैक्टिस करके डायरेक्ट आ जाते, तो रिहर्सल चलती थी। तो उसके जब चली तब वहाँ उसमें वहाँ से मुझे रफ़ी साहब का एक, जो उनके सामने तो कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों को लगा कि ये रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, कोशिश करते हैं, रफ़ी साहब के कुछ भी होता था तो मुझे याद करने लगे। तो वहाँ से नाम भी मेरा शोएब आलम हो गया और लोगों ने काफ़ी सराहा। बेशक। फिर
35 रुपए मिला उस प्रोग्राम में, पहली जो आपकी कमाई थी। हाँ। अच्छा, लेकिन एक बात है जी। शोएब आलम साहब, वैसे तो आपके सामने सभी लेजेंड सिंगर्स सामने थे, जी। किशोर दा, मुकेश जी या फिर मन्ना डे जी। क्या वजह रही कि आपने रफ़ी साहब को ही चुना? ये मैंने बोला ना, मैं सबको सुनता था, रेडियो में सबके गाने आते थे, लेकिन मेरे दिल को जो छू जाते थे वो रफ़ी साहब का कोई भी हो, रोमांटिक हो या, और रफ़ी साहब का एक ये भी है कि वो जब रिकॉर्डिंग जब होने लगती थी तो उनसे जब कहा जाता था कि आपको ये गाना है, तो वो पहले पूछते थे कि किसके ऊपर गाना है, किस हीरो के ऊपर, किस पिक्चराइज हीरो के ऊपर पिक्चराइज होना है। तो ये उनकी खासियत थी, तो उनको पता होता था। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं तो हमको पता चल जाता था कि ये जॉनी वॉकर के ऊपर गाया गया है गाना। अगर फिल्म नहीं भी देखी तो भी उनकी ये खासियत थी रफ़ी साहब, वॉइस मॉड्यूलेशन का जो बात है। हाँ, तो और दूसरी बात, सीखा नहीं, बस अब ये है कि नहीं सीखेंगे तो आपको, ये तो बहुत हार्ड चीज़ है, ऐसा तो सीखे नहीं तो आप गाने लगे, ये तो नहीं, उसके लिए कुछ तो करना पड़ता है। अब घर में मेरे बिल्कुल भी सख्तियाँ हैं, क्या करें, तो सुबह 4 बजे उठता था, बस वही रफ़ी साहब गुरु को मान के हम बस वही गाने सुनते थे, और वो सुन के वो साइकिल से चले जाते थे, फिर साइकिल को एक पेड़ में रखते थे, वहाँ पूरा जंगल टाइप पार्क, और पूरा सुबह सन्नाटा। अब कहाँ गाएंगे, किधर गाएंगे, हारमोनियम है नहीं, कुछ नहीं। वो जो गाना एक किसी ने बताया कि थोड़ा बार बार थोड़ा सुनेंगे और उसको रियाज करेंगे, तो वहाँ जाते थे सुबह, साइकिल साइड में खड़ी करके और बैठ के, और रफ़ी साहब को कुछ एक गाना करके वही बस गाते रहते थे। वही प्रैक्टिस थी। वो जो अभी भी जो निकल रही वो तब की रियाज वही रियाज। फिर बाद में बिल्कुल। चलिए, बातचीत बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि आप आए हैं, तो हमारे नाजरीन कुछ गीत और भी रफ़ी साहब के गाए हुए जो आप बहुत अच्छे अंदाज में पेश करते हैं, कुछ और नगमा हमारे सभी नाज़रीन के लिए। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिस आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। अच्छा शोएब आलम साहब जी, जब आपका ये सफ़र चल रहा था तो सबसे पहले आपने बेंगलुरु, फिर मैसूर, उसके बाद मुंबई का रुख किया। हाँ, इसकी क्या वजह रही? क्योंकि क्या आपके कानपुर में उतने शोज नहीं हुआ करते थे, या फिर आप अपनी आवाज़ को आगे ले जाना चाहते नहीं थे? इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। ये एक्चुअली इसमें दोनों बातें हैं। पहली बात तो क्रेज़ ऑर्केस्ट्रा का वहाँ इतना है नहीं। हम ऐसा हो गया था कि वह इसको ही प्रोफेशन धीरे धीरे बनता जा रहा था, तो प्रोग्राम भी वहाँ इतने नहीं होते थे और कोई स्कोप भी नहीं था। तो एक दो दोस्त से बेंगलोर में थे। अच्छा। तो वो लोग बोले चलिए वहाँ थोड़ा अच्छा है। वहाँ भी गए तो इतना तो बेंगलोर में भी नहीं। तो ये हुआ कि भाई ये जो संगीत की चीज़ है, ये बॉम्बे में म्यूज़िक है या फिल्म लाइन है, तो वो सोच के साल 6 महीने इधर उधर घूम के तो बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में थोड़ा स्ट्रगल किया, घर नहीं था, किराए का घर लिया, फिर ऐसे ऐसे तो ये था कि रफ़ी साहब की जो रियाज थी काम में आ गई। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
नहीं, जब आप इतने ज्यादा क्रेजी रहे रफी साहब को लेकर, तो कभी आपको इच्छा नहीं हुई, ख्वाहिश नहीं हुई कि भाई रफी साहब से भी मिलें, हाँ, मुंबई जाकर? वो उस वक्त मेरे ख्याल से उनके वहाँ पे गए, रोजे में गए हम। अच्छा, हाँ, ओके। तो मुलाकात नहीं हुई कभी। अच्छा और 93 में आया था। अच्छा, आप आया। 93 में? मैं बॉम्बे आया। अच्छा, तो तब तक तो खैर हाँ, वो इंतकाल इसके कर गए वही, थे वो। नहीं तो जरूर। और उससे पहले इतना तो कभी ऐसा हुआ नहीं, और स्ट्रगल में ही लगे थे अच्छा, जिंदगी राइट। में। हाँ, नहीं, होता ये कि देखिए, हाँ। आप जिसको भी अपने तौर पर आइडियल मानते हैं जी। या फिर आप उनको गुरु तस्वुर करते हैं, जी, तो जी। उनसे तो मिलना। हाँ भाई, वही तो थे नहीं। और उससे पहले तो मतलब हम अपने स्ट्रगल में, एक्चुअली ऐसी दीवानगी थी, अब आप समझ लीजिए, रफ़ी साहब की, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। रफ़ी बिल्कुल साहब सही के बात है। प्रोग्राम। नहीं, चलिए एक और गीत, उसके बाद फिर और बहुत सारी हाँ, बातें। ठीक है। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी, बहुत खूबसूरत। क्या बात है साहब, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। शुएब साहब, वैसे रफ़ी साहब ने हर मूड के गाने गाए हैं, तो हमारे नाज़रीन के लिए कुछ झलकियां अगर पेश करें तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा 2-2 लाइन, वक्त की भी पाबंदी है हमको। जी बिल्कुल। झोंका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। कयामत से कम यार ये गम नहीं, कयामत से कम यार ये गम नहीं, कि तू और मैं रह गए हम नहीं। खुदा जाने क्या, खुदा जाने क्या माजरा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, यूं तो हमने लाख हंसी देखे, तुम सा नहीं देखा। ओ हो, खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद। इतना ना करम करना, कुछ नजरे करम करना, देखिए दिल है नाजुक मेरा, लग जा गले दिलरुबा। क्या बात है। लग जा गले दिलरुबा,
कहाँ रूठ के चली ओ गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा, लग जा गले दिलरुबा। हम लोग 5 भाई हैं। अच्छा। तो हमारे एक भाई घर के पास ही एक शॉप थी, तो पूरा रेडीमेड या कॉस्मेटिक ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का भाई का दुकान थी। तो मेरी पढ़ाई चल रही थी और उसके साथ दुकान में ये हुआ कि अब भाई के साथ दुकान में बैठ गया और इधर गाना उधर पढ़ाई, और उसने रास्ता बता दिया दोस्त ने, तो ये लाइन में आ गए। तो दुकान में ऐसा हो गया, फिर जब 35 रुपए मिले मुझे, 35 रुपए मिलने के बाद क्या हो गया, जब आप किसी से पैसा लेने लगे तो आप फिर उसके नौकरी हो जाती है, हाँ, सही जॉब बात। का हिसाब हो गया बिल्कुल। कि नेक्स्ट टाइम में वो बुलाएगा तो फिर आपको टाइम पे जाना। एक उससे पहले साल 2 साल फ्री में कहीं पे भी शौक में जा रहे तो वो अपनी मर्जी, बिल्कुल। आप अपनी मर्जी से गए, 2 गाने गाए, चले आए। लेकिन अगर कोई पैसा देने लगा तो फिर वो टाइम, उनके टाइम पे जाना। तो ऐसा होता तो हम दुकान में बैठने लगे थे, उधर पढ़ाई करके आए और पार्ट टाइम में। तो भाई मेरे वो भी पसंद नहीं करते थे, सख्त थे सही मतलब। सही। तो ऐसा करके दुकान में बैठने लगे। अब प्रोग्राम आने लगे मुझे कि भाई आपको यहाँ चलना है, वहाँ करीमनगर जैसे कानपुर के आसपास, हाँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, निजामाबाद जाना है, ऐसे ऐसे लोकल। अब वहाँ जाने के लिए तो दोपहर में जाना आपको, बेशक। ठीक है। अब हम दुकान छोड़ के चले जाते, कारोबार चौपट। रफी साहब ऐसे होते, कारोबार पढ़ाई सब छूट गई और सबको पीछे रख दिया। दिया। रफी साहब हाँ, और तो गीत। फिर नाराज हो गए घर में। फिर वालिद साहब ये हुआ कि ये तो भाई ये क्या, इससे कैसे चलेगा कानपुर में, ये आ गई बात कि जिंदगी कैसे चलेगी आपकी, सही गाने बात से है। तो जिंदगी नहीं पार होगी उस जमाने में। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। स्कोप रफी कम साहब, थे। मुकेश जी जी। और किशोर कुमार और इन लोग का ही राज था, कोई सही सपने है। में भी सोच नहीं सकता वहां जाने हाँ, के लिए। सही बात। उन लोगों के जाने के बाद सब ये सारी ऐसा इंडस्ट्री रास्ता में था। बहुत तो- सारी चीज तो तब्दीली हमने फिर ये हो गया कि भाई अब एक काम करिए आप, दुकान, भाई साहब ने घर में बोल दिया या तो आप दुकान में बैठिए गाना गा लीजिए। तो हमने दुकान छोड़ दी, आप समझ लीजिए घर की अभी भी हम दुकान भाई लोग बैठते। बहरहाल अब सब लोग दुकान छोड़ दी, हाँ, बस गाने की खातिर रफी साहब की रफी गाते। साहब के। और छोड़ के फिर ऐसे ही चले आए, ये शहर छोड़ लाइन दिया, में दुकान गया छोड़ दी, शहर छोड़ दिया। आज 90 अभी कितने साल हो गए, 32 साल हो गए सही बात। शहर छोड़ के। सही बात। 40 साल हो गए। तो ये रफ़ी साहब का दीवानगी की बात बिल्कुल। है। चलिए एक और हम्म। हम बात करें तो कोई एक और बेहतरीन नगमा। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। क्या बात है। शोएब आलम साहब, खैर आपने मुख्तलिफ शहरों में जी, अपने परफॉर्मेंस दिए हैं, फिर अपनी इंडिया के आवाज़ बाहर का- भी बहुत हाँ बिल्कुल काफ़ी शोज आपने अटेंड किए हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर ऑडियंस की हम बात करें तो रफ़ी साहब के चाहने वाले आपको कहाँ पर ज़्यादा मिले? ये तो हैदराबाद में अच्छा। यहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं रफ़ी साहब के चाहने वाले। ये मतलब ऐसा बात नहीं है कि मैं यहाँ पर हैदराबाद के टीवी चैनल में बैठ के बोल रहा हूँ, ये मैं दावे के साथ। हाँ दावे के साथ कह रहा हूँ। और मैं काफ़ी मतलब गैर ममालिक भी गया और इंडिया में भी, आधा हिंदुस्तान में, अपना काम ही यही है, कहीं पे भी लोग सही बुला बात। के ले जाते। लेकिन जो दीवानगी यहाँ है और रफ़ी साहब के गाने, जो बहुत से गाने ऐसे ऐसे कभी कभी होते हैं जो हमको थोड़ा यहाँ सा पे याद करने पड़े आने के बाद मुझे। सही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं रफ़ी साहब। वाकई सब सिंगरों के भी हैं, लेकिन रफ़ी साहब को सुनने वाले यहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं, हैदराबाद से ज़्यादा कहीं नहीं। ये फैक्ट है। सही बात है।
बहरहाल ये खुसूसी एपिसोड जी जो हम रफ़ी साहब को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जी। सियासत टीवी के ज़रिए पेश कर रहे हैं, तो हमारे नाजरीन के लिए कोई और नगमा रफ़ी साहब को आप याद करते हैं, कोई एक सैड सॉन्ग? तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, नाब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो। सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मीं ता फलक जिसकी परवाज़ है, वही जिससे संगीत को भी नाज है, मोहम्मद रफ़ी की वो आवाज़ है। तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे।